Hello, good afternoon, students. Today I am going to teach you the constitutional and legal rights of the women. You can see my slide here. The first point is okay. Now we will start the constitutional rights. The state shall not discriminate against all the citizens on the ground of sex. उसका मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति के साथ तो जेंडर बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. The state is empowered to make special provision for women. The state has made special provision for women. No citizen shall be discriminated against any employment under the state of ground. क्योंकि यहाँ पे फिर से वही बात दोहरा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान discrimination on the base of gender. No one should be discriminated. The traffic in human beings and forced labor is prohibited. कि समाज में जो गलत गलत काम होते हैं, समाज में कुछ अनबन बनी रहती है या फोर्स लेबर वगैरह जो होता है उसको उसको रोकना चाहिए. इज प्रोहिबिटेड, उसको रोकना चाहिए. द स्टेट टू सिक्योर फॉर मैन एंड वीमेन इक्वली मीन्स लाइवलीहुड. तो एक ने रूल्स रेगुलेशन बनाया कि सबको एक समान या एक जैसा हक मिलना चाहिए. तो दे हैव टू सिक्योर मैन एंड वीमेन फॉर इक्वली. द स्टेट इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट द हेल्थ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वीमेन वर्कर्स आर नॉट अब्यूज एंड दे आर नॉट फोर्स्ड बाय द इकोनॉमिक नेसेसिटी. तो यहाँ पे ऐसा बताया है कि जो स्टेट है वो स्टेट का जो स्टेट में क्या बताया है कि औरतों की बात करें या महिलाओं की बात करें तो उनके तंदुरुस्ती और उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से उनको काम सौंपना चाहिए. दे आर नॉट गोइंग टू बी अब्यूज एंड दे आर नॉट फोर्स बाय द इकोनॉमिक नेसेसिटी, कि उनको फोर्स नहीं कर सकते. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सेकेंड. Okay. The state to secure equal work for both men and women. तो स्टेट ने क्या तय किया है, जो काम दिया जाएगा मैन और वीमेन को वो भी इक्वली डिवाइड किया जाएगा. द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ. तो स्टेट ने क्या बताया है कि बाबा अगर वहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, अगर महिलाएं आपके यहाँ पे काम करती हैं तो उनकी कोई भी एम्प्लॉई आपके काम करता है तो उसकी कंडीशन, ह्यूमन कंडीशन के बारे में कंपनी को सोचना चाहिए. अगर वो वहाँ पे फॉर एग्जांपल महिलाएं हैं तो वहाँ पे उनकी अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनकी मैटरनिटी रिलीफ की उनको मिलनी चाहिए. Then next point is 1/3 total number of seats to be filled by direct election at पंचायत for women. कि महिलाओं के लिए 1/3 सीट पंचायत में भी होना चाहिए डायरेक्ट इलेक्शन से. नेक्स्ट इज 1/3 टोटल नंबर ऑफ ऑफिसेस ऑफ चेयरपर्सन इन पंचायत फॉर वीमेन. कि पंचायत में महिलाओं के लिए चेयरपर्सन की जो ऑफिस हैं वहाँ पे भी उनके लिए 1/3 सीट होना चाहिए. Next point is legal rights. The Sexual Harassment of the Women at Workplace Act 2013. तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन वर्कप्लेस एक्ट 2003 में बनाया गया था, 2013 में बनाया गया था. दिस स्टैच्यू superseded the Vishaka Guidelines for the Prevention of Sexual Harassment introduced by the Supreme Court of the India. कि उसके पीछे कहानी है कि विशाखा गाइडलाइन जो सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंशन करती है तो उसके हिसाब से ये एक्ट बनाया गया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था. द एक्ट विल एंश्योर दैट द वीमेन आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस. कि जहाँ जहाँ महिलाएं काम करती हैं वहाँ पे उनको सेक्सुअली हरेसमेंट दिया जाता है तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया है. नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. कि ये जो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वो 2005 में बनाया गया है.
It is a comprehensive legislation to protect the women from all forms of domestic violence. Forms like the relationship with the abuser, physical, mental, सेक्सुअल एंड वर्बल। तो इसके बारे में यहाँ पे क्या बताया है कि आफ्टर मैरिज whenever the real means marriage life starts, at that time that we can see the domestic violence, uh, we can see the domestic violence in the society. So for that, for women, to protect the women, this act is made. ओके, तो फॉर्म्स क्या हुए उसके कि अगर उनको कोई सपोज वन वीमेन इज रिलेशन विथ अब्यूजर, okay, for example by her husband, that physical, mental, sexual or verbally, that by family member, for that she can protect herself by using this Protection of Domestic Violence Act in 2005. Then next point is Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Act 1994. So it prohibits the sex selection and prevents the misuse of the sex determination leading to the female foeticide. तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है, ये एक्ट 1994 में बनाया गया था, क्योंकि जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल व्हेनेवर द टेक्नोलॉजी यूज, उसका मिस यूज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली टेक्नोलॉजी का मिस यूज़ होता है। अगर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वजह से कि किस तरह से उसका जो पॉजिटिव साइड है वो देखा जाता है। जबकि फॉर एग्जांपल माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है तो उसकी हालत ठीक है या नहीं और किस कंडीशन में, इसकी वजह से ये टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब भी ये टेक्निक का इस्तेमाल किया गया वो मिस यूज़ के लिए किया गया, उसका गैर तरीके से इस्तेमाल किया गया कि उसमें लिंग देखते हैं कि लड़के हैं या लड़की हैं, अगर लड़की है तो अबॉर्शन करवा देते हैं। सो इट इज़ prevents the misuse of pre-sex determination leading to the female foeticide. Then next is NCW for Women Act 1990. NCW means नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन। तो ये एक्ट है 1990 में बनाया गया। इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन टू स्टडी एंड मॉनिटर ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल राइट्स एंड सेफगार्ड ऑफ वीमेन। तो ये जो एक्ट बनाया गया है कि उसमें ये जो कमीशन बनाया गया तो उसमें महिलाओं से रिलेटेड या महिलाओं से जुड़े हुए कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी समस्याएं हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से हो या लीगल राइट से हो या उनके प्रोविज़न के बारे में, उनके सेफगार्ड के बारे में, तो यहाँ पे सभी प्रॉब्लम्स, यहाँ पे सभी समस्याएं उनके लिए हल की जाती है। जो एनसीडब्ल्यू इसके लिए काम कर रहा है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। So do you understand all these points? So